नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 23 तक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इट्स पावर। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। धारा 6 ये प्रावधान करती है कि हाई कोर्ट और अन्य विशेष विधि के अधीन गठित न्यायालयों को छोड़ करके दंड न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे। अर्थात भारत में सर्वोच्च दंडिक अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके पश्चात संबंधित राज्यों का हाई कोर्ट, इनके अतिरिक्त धारा 6 में बताए गए क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे। उसके अलावा धारा 6 ये भी प्रावधान करती है कि स्पेशल विधि के तहत गठित न्यायालय के अलावा धारा 6 में बताए गए वर्ग होंगे। स्पेशल विधि जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित स्पेशल न्यायालय, NDPS एक्ट 1985, बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम एक्ट 2012 आदि एक्ट में यदि किसी विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है तो वो संबंधित न्यायालय उस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय कहलाएगा। तो धारा 6 ये प्रावधान करती है कि संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय और स्पेशल कोर्ट जो किसी विशेष विधि के तहत स्थापित किया गया है उसके अलावा निम्नलिखित दंड न्यायालयों के वर्ग होंगे। फर्स्ट, पहला, कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय, यानी प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय होगा। सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कोई महानगर क्षेत्र है तो उसके लिए महानगर मजिस्ट्रेट। धारा 8 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा नगर या नगरी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वो महानगर क्षेत्र है और उसमें जो मजिस्ट्रेट होता है उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। थर्ड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग। फोर्थ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। विद्यार्थियों, धारा 6 में हाई कोर्ट और स्पेशल विधि के अलावा निम्नलिखित कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। सेशन न्यायालय के धारा 9 और 10 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, धारा 11 से 15 तक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, धारा 16 से 19 तक तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 20 से 23 तक इस संहिता में प्रावधान किया गया है जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय, धारा 9 और 10। सेशन न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स, एक मुख्य बात हमेशा याद रखना, किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और उसमें पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। धारा 9 सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान करती है। 9 क्लोज फर्स्ट ये कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करेगी प्रत्येक सेशन खंड के लिए और उस प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और उसके अंदर जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रत्येक सेशन खंड के लिए
अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। एक सेशन खंड में सेशन न्यायाधीश था, दूसरे सेशन खंड में अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसे सेशन न्यायालय का पद रिक्त है तो 9 क्लोज 5 में यह व्यवस्था है कि सेशन न्यायालय के पद रिक्ति की दशा में उच्च न्यायालय अर्जेंट मामले जो दायर किए गए हैं या पेंडिंग हैं उसकी सुनवाई के लिए अपर न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश को अधिकृत कर सकता है। यदि उस सेशन खंड में अपर न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश का भी पद रिक्त है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM से मामलों के निपटारे के लिए व्यवस्था कर सकता है। धारा 9 के क्लोज 6 में यह प्रावधान है कि सेशन न्यायालय बैठक यानी सीटिंग कहाँ करेगा, तो सेशन न्यायालय अपनी बैठक उन स्थान पर करेगा जो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन सेशन न्यायालय कारणों को अभिलिखित करके ये आवश्यक और उचित समझता है कि साक्ष्यों की सुविधा के लिए, पक्षकारों की सुविधा के लिए और अभियोजन और अभियुक्त की सहमति लेने के पश्चात वो किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकता है। धारा 10 में सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ किसके अधीन होंगे बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 10 में प्रावधान है कि उस प्रत्येक सेशन खंड में सभी सहायक सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायालय के सबॉर्डिनेट होंगे और सेशन न्यायालय ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य वितरण के बारे में नियम बनाएगा। धारा 10 क्लोज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सेशन न्यायाधीश अपनी कार्य को करने के लिए असमर्थ है या अब्सेंट है तो उस न्यायालय में अर्जेंट मैटर की सुनवाई के लिए ऐसा सेशन न्यायालय स्वयं अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अधिकृत कर सकता है। यदि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM को सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है। स्टूडेंट्स, सेक्शन 9 क्लोज 5 में सेशन न्यायालय की पद रिक्ति या छुट्टी पर है तो सुनवाई का प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार धारा 10 के क्लोज 3 में भी वही प्रावधान है। इन धारा 9 क्लोज 5 में सेशन न्यायालय की पद रिक्ति की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जाती है अर्जेंट मैटर की सुनवाई के लिए। ठीक उसी प्रकार धारा 10 क्लोज 3 में सेशन न्यायालय की अनुपस्थिति और कार्य करने में असमर्थता की दशा में अर्जेंट आवेदन की सुनवाई के लिए सेशन न्यायालय स्वयं व्यवस्था करता है। यह मुख्य अंतर है। अब हम देखेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। सेक्शन 11 to 15 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 11 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात प्रत्येक जिले के लिए प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के उतने न्यायालय स्थापित करेगी जितना कि वे आवश्यक और उचित समझे। अर्थात राज्य सरकार हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के पश्चात JM फर्स्ट और JM सेकंड के उतने न्यायालयों की स्थापना करेगी जितना कि राज्य सरकार उचित समझे। ज्ञात रहे, राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पद नहीं है, केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श करने के पश्चात किसी वर्ग विशेष के मामलों के लिए या किसी विशेष क्षेत्र के मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है तो ऐसा न्यायालय विशेष न्यायालय कहलाएगा और
विशेष न्यायालय को किसी विशेष मैटर पर अधिकारिता दी गई है तो उस क्षेत्र में किसी अन्य न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना के पश्चात उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थात जुडिशल मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी और हाई कोर्ट यदि आवश्यक और उचित समझता है तो ऐसे मजिस्ट्रेटों को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्रदान कर सकता है, अर्थात जो मजिस्ट्रेट सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है उसे क्रिमिनल न्यायालय की शक्तियों को भी प्रदान किया जा सकता है। जैसे जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड, उन्हीं मजिस्ट्रेटों को सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड और सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धारा 12 में सीजेएम और एसीजेएम के बारे में प्रावधान किया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 के अनुसार उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से एक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, अर्थात हाई कोर्ट प्रत्येक जिले के लिए जेएम फर्स्ट में से एक को सीजेएम अपॉइंट करेगा। ठीक उसी प्रकार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से एसीजेएम जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा तथा उस जिले में उपखंड के लिए उच्च न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी एक को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है तथा उस उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे तथा सीजेएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेंगे। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, धारा 13 में ये प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ये अनुरोध करती है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष वर्ग के मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, तो उच्च न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन पद धारण किया हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है और विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। साधारण शब्दों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय सरकार के अधीन पद धारण कर चुका है या पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को, अर्थात सरकारी नौकर जो रिटायर्ड है या पहले रह चुका है या अभी व्यक्ति में कार्य कर रहा है, उसे विशेष न्यायालय के लिए विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सरकार के अधीन पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति को जो पद धारण कर रहा है या कर चुका है तब तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विधिक मामलों का अनुभव और योग्यता नहीं है, अर्थात लॉ का ज्ञान रखने वाले सरकारी सेवक को ही विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल, ऐसे विशेष न्यायालय का कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा हाईकोर्ट यदि विशेष आदेश दे तो ऐसा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकारिता से बाहर महानगर क्षेत्र के लिए भी कार्य कर सकता है। धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अर्थात धारा 11 में नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा धारा 13 में नियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान धारा 14 में किया गया है। धारा 14 के अनुसार हाईकोर्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम समय समय पर उन क्षेत्रों की सीमाओं को निश्चित करता है जिसके भीतर ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 11 और धारा 13 के अधीन नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता को सीजेएम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि सीजेएम के द्वारा ऐसी स्थानीय अधिकारिता विहित नहीं की गई है तो ऐसे मजिस्ट्रेटों को संपूर्ण जिले में अधिकारिता होगी। सामान्य शब्दों में सीजेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिताओं की सीमाओं को परिनिश्चित करता है जिसके भीतर वे अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार धारा 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थ होने के बारे में प्रावधान किया गया है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट धारा 15 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एवं सेकंड क्लास है वो सीजेएम के अधीनस्थ होंगे। सामान्य शब्दों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे और सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में रहेंगे तथा सीजेएम और एसीजेएम सेशन न्यायालय के सबऑर्डिनेट होंगे तथा हाईकोर्ट के साधारण नियंत्रण में रहेंगे। अब हम नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। धारा 16 से 19 तक महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से कंसल्ट करके महानगर क्षेत्र के लिए जितने आवश्यक और उचित समझे महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना करेगी तथा ऐसे न्यायालयों में उच्च न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और उसमें मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी और ऐसे महानगर मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता उस महानगर क्षेत्र में होगी जिसके भीतर उनकी नियुक्ति की गई है। धारा 17 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। हाईकोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्र के लिए एक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा तथा अन्य जितनी आवश्यक और उचित हो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा। धारा 16 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 16 के अनुसार यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाईकोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है कि विशेष वर्ग या व्यक्ति विशेष के मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए तो उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन पद धारण कर चुका है या पद धारण कर रहा है ऐसे किसी व्यक्ति को विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है तथा उसे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। ऐसे विशेष महानगर न्यायालय में सरकार के अधीन पद धारण कर चुका है या पद धारण कर रहा है ऐसे व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विधिक मामलों की अहर्ता और अनुभव नहीं है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल 1 वर्ष तक का होगा तथा उच्च न्यायालय ऐसे महानगर मजिस्ट्रेटों को अन्य क्षेत्राधिकार में भी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, अर्थात उनकी स्थानीय अधिकारिता का विस्तार महानगर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र पर भी कर सकता है। धारा 19
महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट, अपर महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, धारा 19 में प्रावधान किया गया है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे तथा अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ महानगर मजिस्ट्रेट के लिए कार्य वितरण और आवंटन के बारे में समय समय पर नियम बना सकेगा जो आवश्यक और उचित हो। स्टूडेंट्स, धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना के बारे में प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार धारा 16 में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। धारा 12 में सीजीएम और एसीजीएम के बारे में प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार धारा 17 में एसीएमएम और सीएमएम के बारे में प्रावधान है। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। वही सेम प्रावधान धारा 16 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में किए गए हैं। उसी प्रकार धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी उसके बारे में प्रावधान धारा 14 में किया गया है। ठीक उसी प्रकार महानगर मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता का प्रावधान धारा 16 क्लोज 3 में ही किया गया है, अलग से कोई धारा नहीं है। धारा 15 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक उसी प्रकार धारा 19 में महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे वही प्रावधान किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। धारा 20 से 23 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए और महानगर क्षेत्र के लिए उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी जितनी की वे आवश्यक और उचित समझे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले के लिए और महानगर क्षेत्र दोनों के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, अर्थात उन्हीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से एक को जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी तथा उसकी सहायता के लिए अन्य आवश्यक और उचित समझे अपर जिला मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर भी नियुक्त करेगी। यदि ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है तो उस पद का उत्तरवर्ती उस पद के कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। उपखंड के लिए राज्य सरकार उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, जिसे एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यदि किसी उपखंड में उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है तो उस उपखंड में समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साधारण नियंत्रण रहेगा। स्टूडेंट्स, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जिले में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी कलेक्टर, उसके नीचे एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पश्चात उपखंड में एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट, और राज्य सरकार ने अन्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है तो अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आता है, जैसे तहसीलदार आदि। धारा 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। उसी प्रकार धारा 20 क्लोज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां पर पुलिस आयुक्त को राज्य सरकार शक्तियां प्रदान कर सकता है। राजस्थान में
जयपुर और जोधपुर में मेट्रोपॉलिटन एरिया है, अतः वहाँ कमिश्नर प्रणाली को अपनाया गया है। धारा 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए और विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त कर सकती है। ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अवधि उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की सरकार आवश्यक और उचित समझे। स्टूडेंट्स, धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और धारा 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल 1 वर्ष था, लेकिन धारा 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल 1 वर्ष नहीं है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की राज्य सरकार आवश्यक और उचित समझे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 22, धारा 22, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित करता है जिसके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का क्षेत्र क्या होगा, यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता निश्चित नहीं करता है तो ऐसे अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकारिता संपूर्ण जिले में होगी। धारा 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होने के बारे में प्रावधान करता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, संपूर्ण जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, डीएम और एडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, इन दोनों की शक्तियाँ समान होती हैं। इन दोनों के अतिरिक्त अधीनस्थ जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे तथा उपखंड में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने दंड न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया। धारा 9 और 10 में सेशन न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ा। ठीक उसी प्रकार धारा 11 से 15 तक जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के गठन के बारे में पढ़ा और धारा 16 से 19 तक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा तथा अंत में धारा 20 से 23 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के गठन और उसकी स्थापना के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि इन न्यायालयों की शक्तियाँ क्या है। सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश को समान शक्तियाँ प्राप्त है। धारा 28 के अनुसार सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु इनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। धारा 28 के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक दंडादेश दे सकता है। ठीक उसी प्रकार धारा 29 में सीजीएम और एसीजीएम के दंडादेशों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक कारावास का दंडादेश देने के लिए अधिकृत हैं और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों दंडादेश दे सकता है। उसी प्रकार
जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों दंडादेश दे सकता है। विद्यार्थियों, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो पावर है वही पावर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होगी। ठीक उसी प्रकार जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है वही पावर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होगी। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।